हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी में वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी कम से कम 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिस 40 में से इसमें से ज़रूर 10 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो हम बताएंगे, मान के चलो कि हम एक का आंसर बताते हैं, ठीक है ना। जीवन अवधि या जीवन काल को परिभाषित करें। अगर इसका परिभाषा आपको पहले से ही याद रहता है तो आप लोग ये परिभाषा नहीं याद करिए, क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। और जिसका परिभाषा याद नहीं है वो आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, एक बात और कि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन और आंसर अभी दोनों देंगे, और यहाँ पर जो जो क्वेश्चन है, ठीक ना, तो आप लोगों को अपने कॉपी से अगर आंसर मिल रहा है तो वहाँ से ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग वहाँ से याद कीजिए, आंसर इसका छोड़ दीजिए। अगर जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है वो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, एक नंबर है जीवन अवधि या जीवन काल को परिभाषित करें। तो जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं? जीवन अवधि यानी कि जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, पूछने के स्टाइल देखिए। यहाँ पर 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन? पहला तरीका देख लीजिए, कहेगा जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर ये नहीं देगा, ये लिख देगा। बात एक ही है लेकिन अलग अलग दे दिया है। अलैंगिक जनन को परिभाषित करें। अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखिए, उसी क्वेश्चन को जीवों में अलैंगिक जनन का विवरण दीजिए। बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका देख लो अलग अलग करके। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अलैंगिक जनन द्विखंडन में अमीबा, मुकुलन में ईस्ट, विखंडन में शैवाल इत्यादि द्वारा संपन्न होता है। अब चलिए देखते हैं, जो कि हम इम्पोर्टेंट लिखे हैं उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। यह 3 नंबर यानी कि 1 नंबर हम दे दिए हैं। यहाँ पर कह रहा है गाजर घास से आप क्या समझते हैं? गाजर घास किसको कहेंगे? अगर याद है तो वही वाला रहने दीजिए, या फिर इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया था। इस पौधा का परागकण कुछ लोगों में श्वसन रोग या दमा, ठीक है, श्वसन रोग या दमा इत्यादि पैदा करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब 2 नंबर देख लीजिए। कह रहा है ऊर्जा प्रवाह के 2 नियमों को लिखे। ऊर्जा प्रवाह का 2 नियम क्या क्या है, लिखिए। तो ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार सौर ऊर्जा भोजन ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर होगा, द्वितीय नियम अनुसार ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता है जब तक कि ऊर्जा का पतन या क्षय किसी ऊर्जा केंद्र से विखंडित ना हो, ठीक है। एक एक बार बोलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है ही नहीं। चलिए, 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग में CO2 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, गैसों की मात्रा बढ़ने
से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसके चलते विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे एल नीनो प्रभाव होते हैं। पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और शॉर्टकट में इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए उसके बाद शॉर्टकट में लिखना है तो लिखिएगा, पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तब उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी स्तर पर तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। शॉर्ट में इस तरह से लिखना है। चलिए 4 नंबर देख लीजिए, कह रहा है अम्ल वर्षा क्या है, इसके पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अम्ल वर्षा क्या होता है, इससे पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो जाता है। देखिए अब इसका जो प्रभाव होगा वो पौधों की पत्तियों एवं फूलों पर या फूलों के नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। फूलों को जब फूल पर होगा प्रभाव तो वो क्या पहुंचाएगा, नुकसान। और दूसरा प्रभाव जो हो जाएगा अम्ल वर्षा का कुल उत्पादन को कम करता है। चलिए 5 नंबर है, देख लीजिए, कह रहा है डीएनए और आरएनए के 2 प्रमुख अंतर बताएं। डीएनए और आरएनए में अंतर बताने के लिए, तो डीएनए और आरएनए में निम्नलिखित अंतर है। तो इस टाइप से आपको बॉक्स बनाना है और इसमें डीएनए आरएनए लिख देना है और इसमें 2-2 लिख दीजिएगा, ठीक है। इसमें थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन नामक नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और इसमें गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन एवं नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। 2 नंबर में यह डबल हेलिकल संरचना होती है, यह सिंगल धागे से समान संरचना होती है, ठीक। 6 नंबर देखिए, कह रहा है हैजा के क्या कारण है। हैजा का कारण, तो देखिए हैजा का कारण क्या है। हैजा का कारण जो है वो कॉलेरी नामक जीवाणु है। इस जीवाणु से संगुनित पेय या खाद्य पदार्थों को किया जाता है तो यह रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर देख लीजिए, कह रहा है आंकड़ों की लाल किताब क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। आंकड़ों की लाल किताब क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। तो लिखिए इसमें आंसर लिखना। आंकड़ों की लाल किताब सर्वप्रथम 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें दुनिया भर के उन पौधों और जीव जंतुओं को विवरण और सूची है जिनका अस्तित्व गहरे संकट में तथा जो विलुप्त के कगार पर है। डोडो प्रजाति है, डोडो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये क्या है, विलुप्त, समझ गए। ये विलुप्त, जो विलुप्त होने के कगार पर है उसी को कहते हैं लाल आंकड़ों की, यानी कि आंकड़ों की लाल किताब। चलिए 8 नंबर देख लीजिए, कैंसर के 2 लक्षण बताएं। कैंसर के 2 लक्षण क्या हो सकता है, तो 1 नंबर लिखिएगा, मरीज के लार में कमी होगा, ठीक है ना, यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है। 2 नंबर मरीज के शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि, यानी कि भाग पर वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, वो हो गया कैंसर। चलिए 9 नंबर है, अंड जनन से आप क्या समझते हैं। अंड जनन, तो लिखिएगा, अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को अंड जनन कहा जाता है, या अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अब देखिए 10 नंबर
10 नंबर कह रहा है कार्मिक विकास क्या है लिखें। कार्मिक विकास किसे कहते हैं उसे लिखिए। तो कार्मिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, उसे ही क्या कहते हैं, कार्मिक विकास। ठीक है, घोड़े का क्रम विकास उदाहरण में ले लो। अब देखिए 11 नंबर कह रहा है अंतः प्रजनन क्या है। ठीक है, तो अंतः प्रजनन देख लीजिए। अंतः प्रजनन का अर्थ है एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होता है। इसमें एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को चयनित कर उसे संगम कराया जाता है। इसके द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों को नस्ल विकसित कराए जाते हैं। यानी कि एक ही नस्ल के नर और मादा दोनों को क्या क्या कराया जाता है, संगम। यानी कि आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, नहीं बोलेंगे। चलिए 12 नंबर देख लीजिए। कह रहा है असमजात अंग क्या है, कोई 2 उदाहरण प्रस्तुत करें। असमजात अंग के 2 उदाहरण। तो देखिए पहला उदाहरण, यानी कि उदाहरण तो यहाँ पर है, पर उसको असमजात अंग क्या है उसको देख लेते हैं। कहेंगे वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो लेकिन कार्य में दोनों समान हो, तो उसे कहेंगे असमजात अंग। ठीक है, जैसे कि चमगादड़, चीता, मनुष्य। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो बच्चा पैदा करने हेतु भ्रूण स्थानांतरण विधि एक आधुनिक तकनीक है जिसे उत्पन्न बच्चे को साधारण टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। देखिए 14 नंबर वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखें। इसे ज्ञात करने का सूत्र तो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशत को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। इसे ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। ठीक है, एन जो है वो जन्म दर है, एम जो है मृत्यु दर है। देखिए 15 नंबर कह रहा है हीमोफीलिया में क्या होता है। हीमोफीलिया, तो देखिए हीमोफीलिया आप लोगों को पता ही होगा। तो हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर, यानी कि नर में ही दोषी जीन होती है जो XX गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी चलते हैं, अब कितना नंबर, 16 नंबर। 16 नंबर देख लीजिए। कह रहा है एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें। एड्स के 2 लक्षण। 1 नंबर देख लीजिए, शरीर के बाहर में एकाएक कमी आना। एड्स के जो लक्षण होगा वो शरीर के बाहर में एकाएक कमी आना। दूसरा, बुखार एवं खांसी का दवा से इलाज संभव नहीं हो पाना। यानी कि बुखार और खांसी होगा जिससे दवा से वो आराम नहीं मिल सकता है, दवा खांसी कम नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर कह रहा है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। तो इसकी देख लेते हैं। तो देख लीजिए न्यूक्लियोसाइड की संरचना, यानी कि रचना एक ही ऑक्सीराइबो शर्करा एवं नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से होता है, और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेरिक अम्ल जुड़ जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखिए 18 नंबर कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। तो देखिए इसका आंसर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुना
क्योंकि यह वार्षिक होते हैं, इसलिए इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं तथा इसका देखभाल करना आसान हो जाता है। इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के बीज का चयन किया। चलिए 19 नंबर कह रहा है डीएनए की संरचना का वर्णन करें। डीएनए की संरचना का वर्णन, एक नंबर यानी कि देख लीजिए डीएनए अणु की संरचना वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया, जिसे डीएनए का वाटसन व क्रिक मॉडल कहा जाता है। इसके अनुसार डीएनए अणु एक द्विकुंडलीय संरचना है, यानी कि रचना है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। चलिए 20 नंबर है रक्त के कार्यों को लिखें। रक्त का क्या कार्य होता है लिखने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, रक्त कोशिकाओं के भित्ति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छानकर ऊतकों को पहुंचाने का कार्य करता है। ऊतक से CO2 एवं देखिए और क्या कहते हैं रक्त का कार्य, ठीक है। रक्त के कार्य में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो रक्त में देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा रक्त, जैसे ही रक्त में अगर ऑप्शन दिखाई देता है CO2 तो समझिएगा कि इसका आंसर CO2 ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर कह रहा है बंध्याकरण क्या है। देखिए, बंध्याकरण यानी कि संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के लिए सर्जिकल विधि द्वारा पुरुष में नसबंदी तथा स्त्री में नसबंदी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे बंध्याकरण कहा जाता है। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा। चलिए 22 नंबर देख लीजिए, कह रहा है संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन की वर्णन कर। देखिए, डीएनए से आनुवांशिक संरचनाओं का mRNA में स्थानांतरण को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। इतना ही लिख देना है और ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन भी तो अच्छा है, नहीं लिखिएगा तो भी अच्छा है। देखिए 23 नंबर GMO पर प्रकाश डाले। तो देखिए, ऐसे जीवाणु एवं कवक जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किए गए हैं GMO कहलाते हैं। इसका पूर्ण रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, 24 नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ ही दो। हाँ 25 नंबर इम्पोर्टेंट है। अनुकूलन क्या है स्पष्ट करें। देखिए, सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुकूल ढलना ही प्रायः अनुकूलन कहलाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। अनुकूलन का प्रयोग किसी पौधे के लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करता है। देखिए अब 26 नंबर, अभी आंसर नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ही आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल देते हैं और आंसर आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन है एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। इसका आंसर ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बस। बहुत बोले, मुंह दुख गया। 27 नंबर कह रहा है भ्रूण कोश की कोशिकाओं का नाम क्या है। तो देख लीजिए, ये है सहायक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक, अंड, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिखते जाओ। 28 नंबर है टीकाकरण क्या है स्पष्ट करें। तो किसी स्वस्थ मनुष्य में हानि रहित एंटीजन युक्त पदार्थ जो विषाक्त रोगजनक के निषेचन से किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षण को बढ़ा देते हैं, उसे ही कहते हैं टीकाकरण। लिख लो।
लिखिएगा 29 नंबर, बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं? बीटी कॉटन लिखना स्टार्ट कीजिए। बीटी कॉटन जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लिए? जिसका पूरा नाम बैसिलस यूरेनियंसिस है। देखिए 30 नंबर, आहार जल किसे कहते हैं? आहार जाल किसे कहते हैं? आहार जाल किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की दृष्टि से सभी जीवों का आपसी संबंध एक जाल की तरह होता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक रेखीय न होकर अनेक पक्षों में प्रवाहित होती है। इसे कहते हैं आहार जाल। देखिए, कुक्कुट फार्म प्रबंधन पर संक्षेप विवरण दे। तो लिख लीजिए ये मुर्गी पालन पर पूछा जाएगा। ठीक है, मुर्गी पालन पर फिक्स आके पूछा जाएगा, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। बत्तीस नंबर है, ट्रांसजेनिक जंतुओं से आप क्या समझते हैं? इसमें दूध होती है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, जैसे एक जंतु अत्यधिक कार्यशील होती है। 33 नंबर कह रहा है, किसी 4 यौन संचारित रोगों के नाम उनके कारक रोगों के साथ लिखे। तो एड्स, हर्पीस, सिफिलिस, गोनोरिया, ये चारों है, उसके बारे में यहाँ पर कारक लिखा गया है, लिख लो। 34 नंबर देख लीजिए, कह रहा है जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जैव प्रक्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है? तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। किसी जीवों के गुणसूत्र की संख्याओं में अस्थायी परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जैव प्रक्रम विकास में इसकी भूमिका निम्न है। यहाँ से 1 नंबर दीजिए और ये फिर 2 नंबर, उत्परिवर्तनवाद के द्वारा नए जीन की उत्पत्ति संपन्न होती है। उसके बाद 35 नंबर में लिखिएगा, मनुष्य में किसी 2 क्रोमोसोम पर विकार का वर्णन करें। तो 1 और ये 2 लिखिए। 1 और ये है 2, लिखो, टर्नर सिंड्रोम। 36 नंबर लिखो, मियादी बुखार के कारण कारक जीव एवं लक्षणों को लिखो। तो लक्षण यहाँ पर लगातार तेज बुखार लगना। 37 नंबर है, रोग का प्रसार कैसे होता है? लिख दो ये। 38 नंबर, मध्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का व्याख्या करें। सीने में दर्द, प्रजनन क्षमता में कमी, हृदय की धड़कन में तेजी। जन्मजात रोग, यानी कि वैसा रोग जो जन्म से ही हो उसे जन्मजात रोग कहते हैं, जैसे अंधापन, बहरापन। और 40 नंबर, वर्णांधता क्या है, इसके लक्षण लिखें। यह किस प्रकार का रोग है? तो ये जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लो। बस इतना ही, ठीक है।